नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो अपना भाग 5 चल रहा है उसका ये अंतिम चैप्टर है, शिक्षा में निर्देशन, गाइडेंस इन एजुकेशन। इसमें हम देखने वाले हैं निर्देशन का अर्थ, निर्देशन का क्या उद्देश्य है, निर्देशन के क्या प्रकार हैं, निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ी और विद्यालय शिक्षा में इसका क्या महत्व है। ये सभी हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसके बाद में अपना भाग 6 आ जाएगा, उसमें 42 नंबर चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशन का अर्थ, कि गाइडेंस का अर्थ क्या होता है। निर्देशन जो है यह एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन उन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, बल्कि ऐसी विधियां वो हमें बताता है जिनका प्रयोग करके हम उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं, उनका स्वयं समाधान कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह उसे स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ये नहीं कि उसे जो निर्देशन दिया जाए वो उसे मानने के लिए बाध्य हो। वह उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, इसके लिए वो स्वतंत्र है। निर्देशन क्या है, इसका उत्तर क्रो एंड क्रो महोदय ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेंस में निम्नलिखित शब्दों में दिया है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि निर्देशन आदेश नहीं है, यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति पर लादना भी नहीं है। यह एक व्यक्ति के लिए उन निर्णयों को करना नहीं है जो उसे स्वयं करने चाहिए। यह किसी दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करना नहीं है। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने बता दिया कि निर्देशन क्या है। यदि निर्देशन इन सब बातों में से कुछ भी नहीं है तो फिर आखिर निर्देशन है क्या, इसका उत्तर स्वयं क्रो एंड क्रो महोदय ने दिया है। इन्होंने कहा कि निर्देशन जो है ये व्यक्तिगत रूप से योग्य और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त मनुष्यों या स्त्रियों से किसी आयु के किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सहायता है जो उसे अपने स्वयं के जीवन के कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने, अपने स्वयं के निर्णयों को करने और अपने स्वयं के उत्तरदायित्वों को वहन करने में ये सहायता देता है। निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि निर्देशन जो है ये नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। तो ये तो बात हुई निर्देशन की। अब निर्देशन का क्या उद्देश्य है। विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र जो हैं वो अल्पायु के होते हैं, उनके मस्तिष्क जो होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है। अतः उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं। निर्देशन का उद्देश्य ऐसे अवसरों पर छात्रों की सहायता करता है। इसके संबंध में स्किनर महोदय ने लिखा है कि आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है वो है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, उसकी रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना। तो यही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को कभी कभी उचित प्रकार के चुनाव करने में कठिनाई आती है, पर उसके सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब वे अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसे अवसरों पर निर्देशन उनको सहायता प्रदान करता है। अतः हम रिस्क महोदय के शब्दों में कह सकते हैं कि निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में
अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्देशन माना जाता है। फिर हम बात करें निर्देशन की कौन कौन सी विधियां और कौन कौन से सोपान हैं। छात्रों को निर्देशन देने के लिए साधारणतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो 2 विधियां कौन सी हैं? एक तो है व्यक्तिगत निर्देशन और दूसरी है सामूहिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में एक समय में केवल एक छात्र को ही निर्देशन दिया जाता है कि एक समय में केवल एक छात्र को निर्देशन। महंगी होने के कारण इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। कौन सी का? व्यक्तिगत निर्देशन का। और सामूहिक निर्देशन में क्या होता है? ये इसके विपरीत होती है। इस विधि में एक समय में अनेक छात्रों को निर्देशन दिया जाता है और ये विधि सस्ती होती है। यह विधि व्यक्तिगत निर्देशन विधि से निम्नतर मानी जाती है, पर क्योंकि इस विधि में धन और समय बहुत ही कम लगता है, इसलिए अधिकतर इसी विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। दोनों विधियों में लगभग एक से ही सोपानों या चरणों का अनुकरण किया जाता है। हम इनमें से जो मुख्य सोपान हैं उनका वर्णन यहाँ नीचे कर रहे हैं। सबसे पहला सोपान है साक्षात्कार। परामर्शदाता जो होता है वो छात्रों से साक्षात्कार करके उनकी रुचियों, उनकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं आदि की जानकारी वो प्राप्त करता है। दूसरा पहलू है प्रश्नावली। परामर्शदाता जो है वो छात्रों के बारे में जिन बातों को जानना चाहता है उनके संबंध में एक या फिर अनेक प्रश्नावलियां वो तैयार करता है। छात्रों के द्वारा दिए गए उन प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करके परामर्शदाता अपने विचारों और धारणाओं से अवगत होता है। अगला जो पहलू है वो है संचित अभिलेखों का अध्ययन। विद्यालयों में प्रत्येक बालक का एक संचित अभिलेख होता है जिनमें उनकी रुचियों, उनकी आदतों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी विशिष्टताओं का अंकन किया जाता है। परामर्शदाता इन अभिलेखों का अध्ययन करके छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपनी राय कायम करता है। अगला पहलू है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। परामर्शदाता छात्रों की बुद्धि के स्तरों, विभिन्न रुचियों, मानसिक योग्यताओं और पाठ्य विषयों में उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि, रुचि और उपलब्धि का प्रयोग करता है। फिर है अनुस्थापन वार्तालाप। परामर्शदाता जो है वो छात्रों से वार्तालाप करता है, मतलब बातचीत करता है। इसके दौरान वह उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं, उनकी ज़रूरतों, उनके व्यावसायिक उद्देश्यों आदि के संबंध में तथ्यों का संकलन करता है। साथ ही वो उनको निर्देश का महत्व समझाकर अपने बारे में परामर्श लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। अगला पहलू है पारिवारिक दशाओं का अध्ययन। परामर्शदाता छात्रों की पारिवारिक दशाओं का अध्ययन तो करता ही है। इस अध्ययन के द्वारा वो उनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं, परिवार में उनकी स्थिति और उनके प्रति उनके माता पिता के व्यवहार आदि से संबंधित तथ्यों का संग्रह भी परामर्शदाता करता है। अगला जो पहलू है वो है पार्श्व चित्र। परामर्शदाता विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए तथ्यों के आधार पर प्रत्येक छात्र का एक पार्श्व चित्र तैयार करता है और यह चित्र ग्राफ पेपर पर उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं आदि का प्रदर्शन करता है। इसको देखकर परामर्शदाता छात्र की निर्बलताओं, छात्र की विशिष्ट योग्यताओं और छात्र की व्यवसाय संबंधी जो क्षमताएं हैं उनके बारे में सरलता से निष्कर्ष निकाल लेता है। इन निष्कर्षों के आधार पर छात्रों को शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यावसायिक निर्देशन परामर्शदाता के द्वारा दिया जाता है। अगला जो पहलू है वो है अनुगामी
कार्यक्रम। परामर्शदाता का कार्य निर्देशन देने के बाद समाप्त नहीं होता है। उस पर वह यह जानने का उत्तरदायित्व रहता है कि छात्र उसके निर्देशन का अनुसरण करके प्रगति कर रहे हैं या फिर नहीं। यदि वो प्रगति नहीं करते हैं तो परामर्शदाता उनको नए सिरे से फिर निर्देशन देता है और फिर उनकी जांच करता है। फिर हम देखेंगे निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रिस्क महोदय ने विद्यालयों में छात्रों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निर्देशनों को उनके कार्यक्रमों का जो वर्णन किया है उनका सार हम निम्नलिखित पंक्तियों में दे रहे हैं। सबसे पहला है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का जो संबंध है वो छात्रों की शिक्षा और अध्ययन से माना जाता है। अतः इस निर्देशन में अधोलिखित बातें होनी चाहिए। पहली बात, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को उचित निर्देशन देना। दूसरी बात है नए छात्रों को विद्यालय की अध्ययन संबंधी बातों से परिचित कराना। तीसरी बात है छात्रों का शिक्षा की योजना बनाने और उसमें समय समय पर परिवर्तन करके सुधार करने में यह सहायता देता है। अगली बात है छात्रों को अध्ययन की उचित विधियों को ये बताता है। अगली बात है छात्रों को पुस्तकालय का उत्तम ढंग से प्रयोग करना भी ये सिखाता है। अगली बात है छात्रों को अपनी शिक्षा की जो भावी योजनाएं हैं वो बनाने के लिए अन्य विद्यालयों या फिर उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। अगली बात है छात्रों के संबंध में विद्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सूचना को ये इकट्ठा करता है। फिर है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन का संबंध छात्रों के किसी व्यवसाय के चुनाव, व्यवसाय के लिए तैयारी, नौकरी पाने और नौकरी में सफलता प्राप्त करने में होती है। अतः इस निर्देशन के लिए नीचे जो बातें लिखी गई है उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानियां बताई जाती हैं। छात्रों को अपने व्यवसाय चुनने में भी ये सहायता प्रदान करता है। अगली बात है छात्रों को उन व्यवसायों की सूचना देता है जिनमें उनको विशेष रुचि होती है। अगली बात है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के संबंध में अपनी क्षमताओं, अभिवृत्तियों और योग्यताओं को आंकने में ये सहायता देता है। अगली बात है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की सूचना प्राप्त करने में ये सहायता देता है। अगली बात है छात्रों को नौकरी खोजने में और नौकरी मिल जाने पर उन छात्रों को जो चाहे सहायता देना, ये भी इसी का काम है। फिर है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन का जो संबंध है वो उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से होता है जिनका अनुभव छात्र अपने अध्ययन काल में करते हैं। अतः इस निर्देशन में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता देना। दूसरी बात है छात्रों को उनके अध्ययन में व्यक्तिगत रूप से सहायता देना। तीसरी बात है छात्रों को विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन इसके द्वारा किया जाता है। अगली बात है छात्रों को व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से इसके द्वारा परामर्श दिया जाता है। अगली बात है छात्रों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में व्यक्तिगत रूप से ये सहायता देता है। अगला जो प्रकार है वह स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन का संबंध छात्र और उसके परिवार और उसके समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा से माना जाता है। अतः इस निर्देशन में निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाते हैं। पहला है छात्रों को उत्तम आदतों और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक परामर्श देना। दूसरा है छात्रों को सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की सूचना और उनके बारे में प्रशिक्षण
देना और छात्रों को शारीरिक दोषों और अन्य छात्रों के जितने भी शारीरिक दोष हैं और अन्य जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए परामर्श और प्रशिक्षण देना। अगली बात है छात्रों को अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने में हर समय उनको सहायता देना। अगला है छात्रों को यौन शिक्षा के बारे में सूचना और परामर्श देना। अगला जो प्रकार है वो है सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन का संबंध जो है ये छात्रों के सामाजिक संबंधों से माना जाता है, अतः इस निर्देशन में अधोलिखित बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, छात्रों को सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना और परामर्श देना। दूसरी बात होनी चाहिए छात्रों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण देना। तीसरी बात है छात्रों में विद्यालय के प्रति उत्तम भावना का निर्माण करना। चौथी बात है छात्रों को नागरिकता के संबंध में परामर्श देना। पांचवी बात है विद्यालय में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये तो हो गए निर्देशन के प्रकार। अब हम देखते हैं नीड ऑफ गाइडेंस इन इंडिया। भारत में निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न केवल भारत का मानचित्र बदला है बल्कि उसमें एक नए युग में भी प्रवेश किया है। इस युग को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्रांतियों के युग की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इन क्रांतियों का प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उदाहरण के रूप में हम बात करें, जीवन संबंधी समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं। उचित और अनुचित के प्रति परंपरागत धारणाएं लगातार टूटती जा रही हैं। धर्म पर आधारित मानव जीवन जो है वो अतीत की घटना बनता जा रहा है। यांत्रिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण व्यक्ति के पुराने आदर्शों, मूल्यों और मानदंडों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और भौतिकवाद की शक्तियां जो हैं वो उसे विभिन्न दिशाओं में खींच रही हैं। ऐसी दिशाओं में व्यक्ति अपनी शिक्षा, व्यवहार और जीवन के लक्ष्यों को निश्चित करने में अपने को असमर्थ पाता है और निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव वो करने लगता है। कुप्पुस्वामी महोदय ने इसके संबंध में सही लिखा है। क्या लिखा है कि निर्देशन की आवश्यकता सभी युगों में रही है, कि ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर आज किस देश की बात हो रही है, भारत की, इसमें जो दशाएं उत्पन्न हो रही हैं उन्होंने इस आवश्यकता को पर्याप्त रूप से बलवती बना दिया है। इनमें से कुछ दशाओं का वर्णन हम नीचे करने जा रहे हैं। पहली दशा है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वृद्धि। पराधीन भारत में विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल उच्च जातियों और संपन्न परिवारों के ही बालक आते थे, अतः उनमें अधिक विभिन्नताएं हमें देखने को नहीं मिलती थी। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि, अनिवार्य शिक्षा के प्रसार और सबके लिए समान शैक्षिक अवसरों की घोषणा के कारण विद्यालयों में सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी परिवारों के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे हैं। उनमें रुचियों, रुझानों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का अत्यधिक अंतर होना स्वाभाविक बात है। इस अंतर के अनुसार शिक्षा ग्रहण करके ही उनको वास्तविक लाभ हो सकता है, अतः उनके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ी। अगला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। मनोविज्ञान के अनुसंधानों ने शिक्षा के उद्देश्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से ही भरना नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ये तभी संभव है जब उसके सब पहलुओं का अध्ययन करके शिक्षक को
उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने का परामर्श दिया जाए। यह कार्य निर्देशन सेवा की योजना को कार्यान्वित करके ही पूरा किया जा सकता है। अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा का नवीन स्वरूप। मुदालियर कमीशन के सुझाव के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप में क्रमशः बदलाव किया जा रहा है। इस स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है और छात्रों को 7 समूहों में से किसी एक समूह को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस स्तर के छात्रों को इतना अनुभव नहीं होता है कि वे उपयुक्त चुनाव कर सकें, अतः उनके लिए निर्देशन का आयोजन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगला बिंदु है व्यवसायों का बाहुल्य। भारत का अति तीव्र गति से औद्योगिकरण लगातार होता जा रहा है। उसके औद्योगिक विकास के साथ साथ नवीन व्यवसायों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। 1959 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन नामक पुस्तिका में 3000 नवीन व्यवसायों की चर्चा की गई है। उस समय से आज तक इतनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी होगी कि हमारे छात्रों में इतने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में से अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने की क्षमता उनमें नहीं है, अतः उनके लिए सर्वोत्तम प्रकार के निर्देशन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला बिंदु है छात्रों को सामंजस्य करने में सहायता देना। निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक कार्यों में सहायता देने तक ही सीमित नहीं है। उसका उद्देश्य उनको विद्यालय, परिवार और समाज में सामंजस्य करने में भी सहायता देना है, ताकि उनके व्यक्तित्व के सब पहलुओं का सरलता से विकास हो सके। अतः एजुकेशन कमीशन का सुझाव यही है कि निर्देशन को शिक्षा का अनिवार्य अंग समझा जाना चाहिए, न कि शैक्षिक कार्यों के लिए विशिष्ट मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक कार्य। तो ये शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया है। फिर है भारत में निर्देशन की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो क्या है। छात्र निर्देशन आंदोलन वर्तमान शताब्दी की एक उपज मानी जा रही है। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का अनुभव करके अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में शिक्षा के सब स्तरों पर निर्देशन की अति सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है, पर हमारे भारत देश में इस दिशा में अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत सरकार ने 1945 में बी शिवा राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति जरूर की है। इस समिति के सुझाव के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण देश में 50 निर्देशन केंद्रों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया, पर उनमें से केवल कुछ का ही शिलान्यास किया गया। भारत सरकार विभिन्न व्यवसायों के संबंध में समय समय पर कुछ सूचनाएं भी प्रकाशित करती है, पर उसका अनुकरण करके राज्य सरकारों ने भी कुछ केंद्रों और प्रकाशनों की व्यवस्था की है। जब हम विद्यालयों में निर्देशन की स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं, तब हम केवल क्षोभ और विषाद के नगण्य चित्रों के ही दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में निर्देशन कार्य का संगठन किया जाए। भारत में निर्देशन विद्यालयों की संख्या सीमित होने के कारण केवल थोड़े से छात्र निर्देशन से लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा आयोग का सुझाव था कि सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र निर्देशन की व्यवस्था की जाए, पर इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने केवल सिद्धांत रूप में अगर लिखित शब्दों में
निर्देशन की व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में और उसके बाद देश में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं, उन्होंने इस बात को अत्यधिक आवश्यक कर दिया है कि हमारे विद्यालयों में निर्देशन के कुछ रूपों की अधिक निश्चित व्यवस्था की जाए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह के और अधिक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।